चलिए गुड मॉर्निंग। कार्बोनिल कंपाउंड्स कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले एक लास्ट सेक्शन बाकी थी, पॉलीमराइजेशन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पॉलीमराइजेशन में वैसे तो कुछ पढ़ा नहीं है, सारा फिर से ही पढ़ना है। द नेक्स्ट हेडिंग कम्स हियर इज रिएक्शन ही है पॉलीमराइजेशन। बहुत छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली पूछे जाने वाली रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले 40% ऑफ aqueous HCHO, 40% ऑफ aqueous HCHO, ऐसा कोई पूछता है कि व्हाट इज दिस, तो ये पॉलीमर होता है जिसका नाम है फॉर्मालिन। फॉर्मालिन, ठीक है, कहाँ काम में आता है ये? इट इज यूज्ड इन बायोलैब एज प्रिजर्वेटिव। फॉर्मालिन, ठीक है, कहाँ काम में आता है? यूज्ड इन बायोलैब। ये जो एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम लोगों को एक बार बॉडी प्रिजर्व करनी पड़ती है ना, एनिमल्स की बॉडी प्रिजर्व करनी पड़ती है, उसके लिए यूज होता है। यूज्ड इन बायोलैब एज प्रिजर्वेटिव। ठीक है, 40% ऑफ aqueous HCHO called as formalin. सेकंड, अगर मैंने मान लो सपोज कर आपको दे दिया aqueous HCHO, बहुत सारा aqueous HCHO दे दिया, आपने उसको हीट किया और एवापोरेशन की प्रोसेस करी उसमें, तो बोलते हैं NHCHO बन जाएंगे, सारे फॉर्मल्डिहाइड आपस में ज्वाइन हो जाएंगे एंड इट इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं? पैराअल्डिहाइड। जब सारे NCHO आपस में ज्वाइन हो जाएंगे इसको क्या बोलेंगे? पैराअल्डिहाइड। और स्पेसिफिक बोलो पैराफॉर्मल्डिहाइड। पैराफॉर्मल्डिहाइड, नाम इसका पैराफॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा एंड दिस इज बेसिकली रेजिन। ये क्या होता है? रेजिन होता है। रेजिन, पैराफॉर्मल्डिहाइड। ठीक, देन थर्ड वन क्या होता है हमारे पास? मान लीजिए आपने 3HCHO ही लिया, ये अब ये वाले सारे थर्ड से जो है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो 3HCHO लिया इसको रूम टेम्परेचर पे आपने ट्रीट किया है, डाइल्यूट H2SO4 पे ट्रीट किया, रूम टेम्परेचर विद डाइल्यूट H2SO4। तो देखो जरा, ये 3 कार्बन और 3 ऑक्सीजन के साथ मेनली क्या हुआ? और 2 हाइड्रोजन, ये वाला कंपाउंड बन गया। 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, सॉरी 3 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन उसके साथ ही बन गया। दिस इज व्हाट? दिस इज मेटाफॉर्मल्डिहाइड। मेटाफॉर्मल्डिहाइड। और ऑप्शन में कभी-कभी ऐसा भी लिख देते हैं ट्राइमर ऑफ HCHO, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर। दिस इज व्हाट? ट्राइमर ऑफ HCHO, ऐसा भी ऑप्शन में पूछ लेते हैं। अगर हम HCHO को रूम टेम्परेचर पे डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ वन, 3 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड मैंने ले लिया। 3 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, इसको कैसे हमने ट्रीट किया? दिस इज बेसिकली, इसको किस पर ट्रीट किया? ड्राई HCl में ट्रीट किया। तो इसका भी ट्राइमर ही बनेगा, लेकिन देखो कंपाउंड कैसा बनेगा? CH3 O O CH3 O O CH3। देखो जरा 6 कार्बन है बेसिकली, ठीक है, 6 कार्बन है और या इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सोचो 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन और 3 कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन की तो रिंग बन जाएगी, तीनों पे एक CH3 लग जाएगा एंड दिस इज व्हाट? दिस इज पैराअल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? पैराअल्डिहाइड। दिस इज ट्राइमर ऑफ CH3CHO, ट्राइमर ऑफ CH3CHO। और इसके बारे में कहा जाता है इसे हिप्नोटिक इन नेचर। इट इज हिप्नोटिक इन नेचर। ठीक है वाली बात, पैराअल्डिहाइड हिप्नोटिक इन नेचर। ऊपर वाला मेटाफॉर्मल्डिहाइड था। ये सब मैकेनिज्म बहुत इजी है, बताया ना। यहाँ पे ऑक्सीजन की लोन पेयर आएगी,
मतलब इस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे, तीनों एक दूसरे पर अटैक करके, वही ड्राई HCl वाला मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल सा एकदम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा, इसी 3 की जगह मैंने 4 मोल्स ले लिया, 4 moles of CH3 C double bond OH, same in presence of dry HCl. 4 moles of CH3 C double bond OH in नहीं dry HCl के प्रेजेंस में तो ये वाला मैकेनिज्म हो जाएगा, अपने क्या कहते हैं एसिटिक कीटल फॉर्मेशन का, इसको कहते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। समझ गया ना, ड्राई HCl में तो एसिटिक कीटल हो जाएगा, इसको ले लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर मेटा अल्डिहाइड कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? मेटा अल्डिहाइड, समथिंग लाइक दिस। ऐसा, तो ये 4 CH3 क्योंकि CH3 CH2 है, और कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? मेटा अल्डिहाइड। वो मेटा फॉर्मल्डिहाइड था, ये मेटा अल्डिहाइड है। क्लियर है वाली बात? नेक्स्ट प्रिपरेशन आएगी, अगेन एसीटोन ही ले लेते हैं। अब एसीटोन को इस बार ड्राई HCl की प्रेजेंस में ले लेते हैं। मैंने 2 मोल्स ऑफ एसीटोन लिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो देखो क्या होगा। 2 मोल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड तो CH3 है, सिंपल सी चीज है। कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा ये? एल्डोल कंडेंसेशन टाइप हो जाएगा, माइल्ड एसिड माइल्ड बेसिक मीडियम हो जाती है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा? एक का डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक का H2 जाएगा, एक का डबल बॉन्ड जाएगा और एक का क्या जाएगा? H2 जाएगा ना। ये डबल बॉन्ड और इसका H2 गया तो CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3, इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। और यही वो कंपाउंड है स्टार्टिंग में जिनके स्ट्रक्चर्स की हम बात करते थे नोमेनक्लेचर में कि याद कर लो, तब लगता था कैसे याद होंगे, बट अगर आपको याद नहीं भी करना तो आप इतना तो याद कर सकते हैं कि एल्डोल हो जाएगी, एक का डबल बॉन्ड और एक का क्या जाएगा? और डबल बॉन्ड और एक का CH2 जाएगा, सॉरी H2 जाएगा। ठीक है, बन जाएगा मेरे पास मेसिटाइल ऑक्साइड। This is what मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड। और कभी इसी को मैं फर्दर एक और मोल ऑफ एसीटोन से ट्रीट कर दूं तो बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा? फोरोन। बनने वाला कंपाउंड देखो कैसे बनेगा? फोरोन। 7 स्ट्रक्चर देखो, इसी मैकेनिज्म से मैंने 3 मोल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 को ट्रीट किया। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड होता तो रिंग का फॉर्मेशन हो पाता, लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ पे इस तरीके से CH3 इसका डबल बॉन्ड गया, CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी सेम इसके साथ डबल बॉन्ड चला जाएगा और एक मोल के साथ क्या चला जाएगा? वही तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। समझ रहे हैं? और इसी स्ट्रक्चर को किसका स्ट्रक्चर बोलते हैं हम? ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा? दिस इज व्हाट, दिस इज फोरॉन। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस इज फोरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है। फोरॉन हो गए, मेसिटाइल ऑक्साइड हो गए। ऐसे नाम से तो याद करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ रिएक्शन याद कर लोगे तो स्ट्रक्चर भी याद रहेगा और कैसे बना है वो भी याद रहेगा। सब इंपॉर्टेंट है। एट रिएक्शन देखते हैं। अब अगर इसी 3 मोल ऑफ एसीटोन को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट कर दो, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो प्रोडक्ट बनने वाला बनेगा मेसिटाइलिन। दिस इज व्हाट, इसी किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन की रिएक्शन हो गई है। ठीक है, then the 9th one। अब 9th one देखो। 9th one में क्या किया हमने? फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट किया, और जब फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट किया कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में, तो बनने वाला कंपाउंड हो जाता है फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। क्या हो जाता है? फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। और ये 2 तरह के पॉलीमर बनते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है अपने पास
और एक मतलब चेन वाला कंपाउंड बनता है, दोनों तरह के बनते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक का नाम बेकेलाइट है और एक का नाम नोवोलेक है। हम बनाते दोनों पॉलीमर। सबसे पहले तो बेकेलाइट की प्रिपरेशन होती है, और तो पोजीशन पे भी प्रोडक्ट लग जाएगा और पैरा पोजीशन पे भी लग जाएगा। और तो पोजीशन पे भी प्रोडक्ट लग जाएगा और पैरा पोजीशन पे भी लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है? दिस इज व्हाट, दिस इज योर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये क्या हो गया? ये क्या है? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। अब इस पे दो तरह के पॉलीमराइजेशन होते हैं फर्दर जब हम करना चाहें तो। हम दो तरह के पॉलीमराइजेशन देखो क्या होता है। एक में तो खाली इसी का पॉलीमराइजेशन होता है, इसी का। ठीक है, एक में सिर्फ और सिर्फ कैसे वाले पॉलीमर बनाते हैं, ये अपने ऑर्थो वाले पॉलीमर बनाते हैं। और जब ऑर्थो वाले पॉलीमर बनाते हैं तो ये लीनियर पॉलीमर बनते हैं, समथिंग लाइक दिस। देखो जरा, सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। ये किसी और के CH2 के साथ, हाँ ये इस टाइप का पॉलीमर बनेगा। और इसको कैसा पॉलीमर कहेंगे बेटा? लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। और इसी को कहते हैं नोवोलेक, लीनियर पॉलीमर। और इसी को क्या कहते हैं बेटा? नोवो। ठीक है, वाली बात। अब देखो बेकेलाइट कैसे बनता है। बेकेलाइट में दोनों तरह का पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब जब इन दोनों का साथ में होगा, इन दोनों बेकेलाइट में हम क्या बोलते हैं? इट इज व्हाट? क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक समझ में? क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन मतलब ऑर्थो ऑर्थो वाली पोजीशन का भी होगा और मेटा मेटा वाली का भी होगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा, समथिंग लाइक दिस। शांति से अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, OH CH2 OH CH2 OH CH2, ठीक है, इस टाइप से CH2 फिर अगले वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये इधर जाएगा CH2, मतलब इधर वाला भी OH जा रहा है और इधर वाला भी OH जा रहा है। इधर वाले OH के लिए नीचे वाले का CH2 चल रहा है, इधर वाले के इधर वाले, इस तरह से CH2 CH2, ठीक है। और ये ऐसा फर्दर चलता जाएगा CH2 CH2, please, something like this. इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? बेकेलाइट। इधर आ जाएगा इसमें CH2 और नीचे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। ये 10 का हो जाता है। तो ये ऐसे लीनियर भी होगा और इस तरीके से क्रॉस लिंक, मतलब दो चेन भी आ गई और लीनियर भी होगा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बेकेलाइट। इसी को बेकेलाइट बोलते हैं। नोट कर लो फटाफट, फिर मैं एक और पॉलीमर लिखा देती हूँ, देन वी मूव अहेड।
लिखो फटाफट। चले आगे बेटा। नेक्स्ट काउंट्स हियर से 10th वन, और उसके बारे में तो अभी रिसेंट में पूछा था। ठीक है, 10th वन देखो कैसे। दिस इज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन स्ट्रक्चर देखो उसका कैसे। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, और ये इस तरीके से बस तीनों NH पे बनने वाला कंपाउंड होता है मेलामाइन। देखो इस टाइप से बनेगा। मेलामाइन जो अपने ये होता है ना क्रॉकरी वगैरह, ये सब मेलामाइन की बनी होती है, लिखा भी रहता है कहीं पे तो मेलामाइन। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। मेलामाइन, ये मेलामाइन है, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, लिख लो ये सारी रिएक्शन। यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स कंप्लीट होता है, देन वी मूव ऑन टू कार्बोक्सिलिक एसिड।
नोट कर ले बेटे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। अब इंपॉर्टेंट सबसे पहले एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, पूरे का इंट्रोडक्शन एक साथ ही देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इनके नाम, इनका क्या नाम है, मतलब RC डबल बॉन्ड और H तो होता ही है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर RC डबल बॉन्ड O OR डैश को हम क्या बोलते हैं बेटा, ईस्टर। ठीक है, फिर RC डबल बॉन्ड और Cl को क्या बोलते हैं हम, असाइल हैलाइड, असाइल हैलाइड। फिर RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड OR को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड इसका नाम होता है। ठीक है, और लास्ट RC डबल बॉन्ड और NH2, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड अमाइड। अब एक बात, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही, ये बचे सारे क्या हो गए, ये बचे सारे क्या हो गए, उसके डेरिवेटिव। दीज आर द कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स, जिनके बारे में हमको चैप्टर में पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्लियर है ये वाली बात? आगे बढ़े, हेडिंग का, चैप्टर की हेडिंग डाल दो, लिख लो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट बात इनकी रिएक्टिविटी आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर रिएक्टिविटी। अब ये तो हम सबको पता है, अगर हम रिलेटिव रिएक्टिविटी, विथ न्यूक्लियोफाइल बात करें तो, नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव रिएक्टिविटी विथ न्यूक्लियोफाइल। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है असाइल हैलाइड, RC डबल बॉन्ड और X सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद फिर कौन आएगा, एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद फिर कौन आएगा, ईस्टर। फिर कौन आएगा, अमाइड्स। और जो लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड है वो तो जनरली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो ही नहीं करते हैं, एसिडिक रिएक्शन ही ज्यादा शो करते हैं। उनके ऑर्डर को कंपेयर करने की तो कोई बात नहीं उठती है, वो तो है ही सबसे लीस्ट। दिस इज द रिएक्टिविटी
with the nucleophile, relative reactivity with the nucleophile. देख चुके हैं हम, एक बार ऐसे नोट्स को वापस से लिख रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उनके बॉइलिंग पॉइंट, उनके फिजिकल स्टेट, इन सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हायर एसिड्स आर सॉलिड वेक्स and odorless. Higher acids are solid wax and odorless. ठीक है, MP and BP are higher than aldehydes, ketones. MP and BP are higher than aldehydes, ketones and alcohols of comparable mass because of H bonding. वो तो तुम भी कहोगे something like this. Because of H bonding. Clear है ये वाली बात? ठीक, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी का पॉइंट जाता है। Solubility decreases with increase in number of carbon atom. Solubility decreases with increase in number of carbon atoms. ये सब जनरल थ्योरी है, जैसे अब ये तो सब इतनी बार पढ़ चुके हैं यार। वो हाइड्रोफोबिक एंड जैसे जैसे बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या कहते हैं कमी होगी। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात? बेंजोइक एसिड के बारे में कहा जाता है बेंजोइक एसिड इज नियरली insoluble in water, nearly insoluble in water. हाई आपने क्या कहते हैं बीपीएमपी पॉइंट हाई समझाने की जरूरत थी, हर चैप्टर में देखते ही आए हुए। अब ऑर्डरलेस से तो क्या करें, अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। नियरली insoluble in water, इसके पीछे कोई कहानी नहीं हो सकती। ठीक है, ये वाली बात भी बेटा। ठीक है, अब इनकी एसिडिटी की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका जो है बहुत अच्छे एसिड्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मिनरल एसिड्स जितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर वेरी गुड एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलिए इनके बारे में? कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर stronger acid than phenols, peroxy acids, इन सबसे stronger होते हैं, but less strong, but less acidic than mineral acids. Are stronger acids than phenol, peroxy acids, phenols, peroxy acid, but less acidic than mineral acids. ये भी नॉर्मल सा ही पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, और इनकी एसिडिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पर अपने क्या कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट से भी हिंडर होती है, अच्छी खासी हिंडर हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टेरिक इफेक्ट्स। देखो अभी तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसिडिटी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा था, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टेरिक इफेक्ट्स। ठीक है ना, affect the acidity of carboxylic acid. ठीक है, वाली बात भी affect the acidity of carboxylic acid.
और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पढ़ ही चुके थे कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स are stronger than its meta and para isomer. Then its meta and para isomer. अब एक काम करो, आप पहले आराम से लिख लो ये सारे पॉइंट। ये तो सारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, ठीक है ना। एक और पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार्बिट्यूरिक एसिड क्या होता है ये देख लो, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बस लास्ट चीज, स्टेरिक एसिड क्या होता है वो भी बता देती हूँ आपको। हाँ, बार्बिट्यूरिक एसिड की बात कर रही थी, देखो क्योंकि इसमें 2-3 नाइट्रोजन होते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट मानी है। सी डबल बॉन्ड हो NH सी डबल बॉन्ड हो NH सी डबल बॉन्ड हो, इसको भी एसिड बोलते हैं क्योंकि टॉटोमरिज्म करके ये क्या बना लेते हैं, दिस इज बार्बिट्यूरिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और स्टेरिक एसिड तो नॉर्मल ऑक्टेनाइक एसिड होती है, वो तो खास बात नहीं है। नॉर्मल ऑक्टेनाइक एसिड इज स्टेरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखो। यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लिख लो पूरा। नोट कर लिया बेटा यहाँ तक। चलिए लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। वैसे तो सबसे मतलब पता ही है कि ऑक्सीडेशन ही सबसे बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है। आयोडोफॉर्म टेस्ट लो, बहुत सारी मेथड जिसमें आप बनाते हो क्या एसिड, तो अब ज्यादा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे आपको शॉर्ट शॉर्ट में। नेक्स्ट आता है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले तो प्रिपरेशन की बेस्ट मेथड है ऑक्सीडेशन, ठीक है। KMnO4 को मतलब बोलते हैं ना ऑक्सीडाइज करो,
जितने जितने भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे पहली मेथड ऑक्सीडेशन, 1 डिग्री अल्कोहल with H plus with KMnO4 या H plus with K2Cr2O7 क्या देगा आपको 1 डिग्री अल्कोहल और ऑक्सीडेशन RCOOH या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेशन पे क्या मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड, ठीक है। और सिमिलरली 1 डिग्री अल्कोहल ले लो या फॉर्मल्डिहाइड ले लो, दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन पर एसिड मिलेगा, ठीक। और अगर मैं किसी भी तरह के अल्काइल बेंजीन ले लूं, अल्काइल बेंजीन में किसी भी तरह का आर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप उसके साथ ट्रीट करोगे KMnO4 के साथ ट्रीट करोगे, बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा ही क्या होगा बेंजोइक एसिड इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ आर, ठीक है वाली बात सिंपल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन होगी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, रिएक्शन को मैं ऐसे सपोर्ट में लिख लूं अदरवाइज तो नाम भी काफी है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से कैसे, अरे सिंपल है, RMgX को किससे ट्रीट करा दो CO2 से, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट H प्लस, बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा RCOOH, RMgX को CO2 से ट्रीट करा दो इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा RCOH। नेक्स्ट में साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड विल ऑलवेज गिव यू ग्रिग्नार्ड्स। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड विल आल्सो गिव ग्रिग्नार्ड्स, बोल दिया, विल ऑलवेज गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है रिएक्शन को, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ असाइल हैलाइड विल आल्सो गिव यू ग्रिग्नार्ड्स, ये भी लिखवाने की जरूरत नहीं है, फिर ग्रिग्नार्ड यूज कर ले गलती से। हाइड्रोलिसिस ऑफ असाइल हैलाइड विल आल्सो गिव यू एसिड RCOOH, दोनों से ही हमको एसिड मिलेगा बेटा। और ले लो, और एनहाइड्राइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड्स भी हमको क्या देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ही देंगे, इन सबको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा RCOH, क्लियर है वाली बात। और कॉमन रिएक्शन इंपॉर्टेंट ऑक्सो प्रोसेस भी एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी, ऑक्सो प्रोसेस में अब CO की जगह CO2 यूज कर लो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। H2O क्या यूज करते थे वहां पे H2O यूज करते थे विद कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाता था CH2 COOH। These are the some important reactions of carboxylic acid, ठीक है। अब उसकी रिएक्शन देखते हैं, जल्दी से लिखो। These are all what preparation, सिंपल है सारी, कोई खास बात नहीं है। अब रिएक्शंस देखो, रिएक्शंस में काम करो, आप रिएक्शंस मुझे कंप्लीट कर दो, ठीक है। प्रोडक्ट आप बना लो सारे, मैं सब लिख देती हूँ।
बेंजोइक एसिड पे हेलोजिनेशन भी होता है, बेंजोइक एसिड पे नाइट्रेशन भी होता है, मिक्स्ड एसिड नाइट्रेशन। करो कंप्लीट सारी रिएक्शन। और भी रिएक्शंस होती है, एक ही बार में लिख ही लेते ना, इतनी तो करो कंप्लीट। और कौन कौन सी होती है? और क्या ले सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ? ये तुम्हें याद है क्या? N3H with H2SO4। सोचो जरा, H प्लस वाटर बुडलिंग ग्रुप बना के बाहर निकलेगा, किसकी प्रिपरेशन होती है? याद आ रहा हो तो देखो जरा, AgOH with Br2 with CCl4। एक KOH with electrolysis, नॉर्मली रिएक्शन है। और एक और रिएक्शन ले लेते हैं, SOCl2 with CH2 के 2 इक्विवेलेंट। ठीक है, AgOH और सॉरी Ag2 ओनली, हीटिंग विद वाटर। बनाओ सारे प्रोडक्ट्स। बना लिए सारे प्रोडक्ट?
चलो अब मैं बनाती हूँ सारे प्रोडक्ट। ट्राई कर लिया फिर सारे प्रोडक्ट। देखो याद भी होती है सारी रिएक्शन। सबसे पहले सोडियम के साथ तो क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव और हाफ H2 प्लस हाफ H2। NaOH के साथ आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव प्लस वाटर। NaHCO3 के साथ एफर्वेसेंस ऑफ CO2 मिल जाएंगे। सारे ही एसिड जो होते हैं एफर्वेसेंस ऑफ CO2 देते हैं। NaCO3 के साथ एफर्वेसेंस ऑफ CO2 मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। P2O5 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एनहाइड्राइड बन जाएगा। अच्छा ये बात यहाँ याद रखना कि आरसी डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे। एफर्वेसेंस ऑफ CO2 तो Na अपने कहते हैं NaCO3 से मिलेगा। क्लियर है वाली बात। उससे आपको क्या मिलेगा, एफर्वेसेंस ऑफ CO2। एसिड से CO2 बाहर नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। R-OH से क्या बनेगा, ईस्टर। PCl5 क्या करेगा, क्लोरीन लगाएगा, ठीक है। NH3 with H2SO4 RNH2। थोड़ा सा ध्यान आएगा तो इसकी मिडिक रिएक्शन है 19 अपने नाइट्रीन में हमने पढ़ी थी। इसके मिडिक रिएक्शन N2 अटैक कर देता है और वही पूरी कहानी। AgOH with Br2 with CCl4 बोरोडिन हंसडीकर रिएक्शन, सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड वो बन जाएंगे फैटी एसिड, फिर RBr प्रोडक्ट बन जाएगा। Br2 with CCl4 से ट्रीट करेंगे तो बोरोडिन हंसडीकर रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाओ उधर। SOCl2 से ट्रीट करेंगे तो अगेन क्या लग जाएगा, क्लोरीन। दिस विल बी RC डबल बॉन्ड ऑफ Cl। NH3 के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इस तरीके से। ऐसी इसलिए बनती है क्योंकि एसिड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए बड़ा वीक माना जाता है। तो सिंस बहुत ही कम रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती, तो अमोनिया वीक बोलते हैं बेस होने के बावजूद भी एसिड का आराम से निकाल लेते हैं, ये फॉर्म कर लेते हैं। हीट करोगे तो यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर, बनने वाला प्रोडक्ट अमाइड बन जाएगा। इसको प्रिपरेशन ऑफ अमाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। LH के साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल। Reactive with Cl2 is what, HVZ, हेल वोलाट जेलिंस्की, याद आ रहा है। C ऐसा जो भी एक R है, CH क्लोरीन, C डबल बॉन्ड O OH, अल्फा अल्फा कार्बन पे क्या लग जाता है, क्लोरीन लग जाता है, हेलोजिनेशन क्या कहते हैं, HVZ हेल वोलाट जेलिंस्की रिएक्शन, CO with heating डीकार्बोक्सिलेशन, कीटोन बन जाएगा प्रोडक्ट। ये रिएक्शन तो याद ही आ गई होगी, अभी पढ़ी थी एरोमेटिक केमिस्ट्री में, हेलोजिनेशन मिक्स्ड एसिड रिएक्शन। KOH with इलेक्ट्रोलिसिस, RR बन जाएगा। अरे अपनी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा कुछ लिख दे, डरना मत, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है। SOCl2 CH2N2 एक कार्बन बढ़ जाता है एसिड में। ये कौन सी रिएक्शन होगी, आर्नस्ट-आइस्टर्ट मैकेनिज्म, आर्नस्ट-आइस्टर्ट रिएक्शन। कोई डाउट हो तो चेक करो बेटा। चेक कर लो कोई डाउट हो तो। सारी रिएक्शन क्लियर है, चेक कर लो एक बार ढंग से। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब डेरिवेटिव्स में देखो क्या होता है,
कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने बात करी। अब कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव में जनरली ये होता है, जैसे कि मैंने बोला कि अभी हम इसकी जनरल रिएक्शन, उनकी प्रिपरेशन, उनकी रिएक्शन इनकी प्रिपरेशन, समझ रहे हैं। आप ग्रिग्नार्ड यूज करोगे तो आपको अलग अलग एनहाइड्राइड, अब मतलब बोलते हैं ना असाइल हैलाइड मिल जाएगा, एनहाइड्राइड मिल जाएगा, अलग अलग कंपाउंड मिल जाएंगे एसिड। रिएक्शन सारी सेम ही होना है, कोई नई रिएक्शन नहीं आना है। इसी RCOH को जब आपने एसोसिएटिव PCl5 से रिएक्ट कराया तो असाइल हैलाइड मिल गया, उसी असाइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड बन जाता है। मतलब ये सारे कैसे होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होके बेसिक बेसिक रिएजेंट यूज करो तो उसी ईस्टर को जब आप PCl5 से ट्रीट करोगे तो असाइल हैलाइड मिल जाएगा, और उसी असाइल हैलाइड को जब आप ETOH से रिएक्ट कराओगे तो ईस्टर मिल जाएगा, समझ रहे हैं। आप ETONS से रिएक्ट कराओगे तो ईस्टर मिल जाएगा। इस तरीके से सारे आपस में कैसे होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। एक बार इसको देख लो, कोई डाउट तो नहीं है, देन वी मूव अहेड। अब हम बात करेंगे अमीन्स की। We'll write the next chapter, that is amines. वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही है। चलिए नोट कर ले, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट हेडिंग अमीन्स। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात अमीन्स की जो डायरेक्ट एग्जाम में आती है वो है इनकी बेसिसिटी। उसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लो, समझ लो। वैसे हम GOC में लिखते भी हैं उसको, बट फिर भी एक बार अच्छे से मेंशन कर लेते हैं, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा बेस कौन सा होता है, 3 डिग्री। 3 डिग्री अमीन समझते हैं आपको, देन 2 डिग्री अमीन, देन 1 डिग्री अमीन, एंड देन अमोनिया। ये किसमें बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल या गैसियस फेज में, until unless not mentioned aqueous phase। ये किसमें बात कर रहे हैं बेटा, गैसियस फेज। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन गैसियस फेज। लेकिन इसी को अगर हम एक्वस फेज में बात करें फॉर केस ऑफ मिथाइल, मतलब एक्वस फेज में बात करें तो सबसे पहले 2 डिग्री अमीन, फिर 3 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन, सॉरी हम पहले उसकी बात करें ना, किसकी, मिथाइल की, 213 एंड अमोनिया। एक्वस फेज फॉर ET, सॉरी फॉर Me। जैसे दो ही सिलेबस में Me और ET, मतलब MENH2, Me2NH, MENH2, Me3N, NH3, ऐसा सिलेबस में दो ही है, इसलिए दो पर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं पर एक्वस फेज फॉर ET होगा तो क्या लिखते हैं, 231 अमोनिया। Me है तो 213 अमोनिया। ठीक है, लिखे यहां तक। Now, next important point to note here is again very important point कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स
ये स्ट्रक्चर भी सबको पता है ना कैसे है, आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी यही है, जो बेसिक बात है हम पहले चैप्टर में ही पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर में फिर भी कई बार भूल जाते हैं। आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ऐसा अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड में नहीं होता है, इधर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, पर किसमें होता है, अमीन्स में होता है। दे आर व्हाट, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। फटाफट नोट करो। आगे बढ़े बेटा। चलिए अब सीधा इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की ही बात करते हैं। सबसे पहले आता है अल्काइलेशन ऑफ अमीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आएगी अल्काइलेशन ऑफ अमीन्स। हम डायरेक्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की ही बात करेंगे अमीन्स में। अल्काइलेशन ऑफ अमीन्स, देखो वैसे तो कायदे से लिखा होना चाहिए अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में एक एक करके हम अपने बोलते हैं ना आर बढ़ाते जाते हैं। तो सबसे पहले आपने वो रिएक्शन पढ़े कि हॉफमैन एग्जॉस्टिव, अपने क्या कहते हैं, ऑफ एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, बस वही रिएक्शन समझ लो, वही है एक्चुअली। बस वो क्या करते हैं, अमोनिया को जब अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट बन जाता है आर, ठीक है ना, NH3 प्लस X नेगेटिव। ये तुम्हें समझना पड़ेगा ये कैसे बन रहा है, समझ रहे ना। नाइट्रोजन की लोन पेयर जो है R और X के बीच में इंसर्ट नहीं हो रही, पर नाइट्रोजन पे क्या कर रही है, अटैक कर रही है। देखो हम तो मिथाइलेशन में पढ़ते हैं, बहुत इजी है भाई, नाइट्रोजन की लोन पेयर एक एक करके अटैक करेगी, वो क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन जो भी होता है बाहर हो जाता है, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी। फिर इसको फर्दर वो बेसिक मीडियम में ट्रीट करना पड़ता है, तब जाके हमारे पास प्रोडक्ट बनता है RNH2। समझ रहे हैं मेरी बात, तब जाके प्रोडक्ट बनता है RNH2। अदरवाइज डायरेक्ट हम इन दोनों को ट्रीट करा देंगे तो रिएक्शन ऐसी नहीं होती है। यहाँ पर X की भी बराबर से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस से अट्रैक्शन बराबर बना रहते हैं। आप उसको जब बेसिक मीडियम में ट्रीट करेंगे तब जाके फिर ये रिएक्शन होगी आपके पास, प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNH2। क्लियर है वाली बात। और इसी अल्काइल हैलाइड को एक और रिएक्शन होती है, इसी अल्काइल हैलाइड को आप अजाइड हाइड्राजोइक एसिड सुना है, इससे ट्रीट करा दो। जब इस हाइड्राजोइक एसिड से ट्रीट कराते हैं, अब ये स्ट्रॉन्ग है, अब बनने वाला प्रोडक्ट RN डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इधर नेगेटिव चार्ज इधर फॉर्मल चार्ज, समथिंग लाइक दिस बनता है। और HX क्या हो जाता है तुम्हारा बाहर। तो नेक्स्ट स्टेप पे इसको अब आपको रिड्यूस कराना पड़ेगा। हम इसको किससे ट्रीट कराते हैं, LAH, इसको किससे ट्रीट कराते हैं, LAH से ट्रीट करा दो, ठीक है। जब LAH से ट्रीट करा दोगे तो रिड्यूस होकर प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, RNH2। समझ रहे हैं, LAH के साथ ट्रीट कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा RNH2 प्लस N2 क्या हो जाएगा बाहर। दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रिपरेशन फॉर अल्काइलेशन ऑफ अमीन। एक एक करके यहाँ पे आप N पे R लगा सकते हो। बेसिकली हम अल्काइल अमीन RNH2 प्राइमरी अमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन RNH2। एक एक करके इस पे क्या लगाते जा रहे हैं, R लगाते जा रहे हैं नाइट्रोजन पर, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है अमीन की, गैब्रियल थैलामाइड अमीन सिंथेसिस। एक तरीके से जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़ रहे हैं। गैब्रियल थैलामाइड अमीन सिंथेसिस, देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले काम करो थैलामाइड लो,
दिस इज थैलामाइड। इसको एक केवल से ट्रीट करा दो, चलिए इसमें बन दो, तो ऑब्वियस सी बात है कैसा बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसा बनेगा। इसको फिर क्या करो, आरएक्स से ट्रीट करा दो, आरएक्स से। जैसे ये ए पॉजिटिव होगा, जैसे आप आरएक्स से ट्रीट कराओगे ये इधर अटैक करेगा, हेलोजन का हो जाएगा बाहर, बनने वाला प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाए। देख बन गया आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज अल्काइल थैलामाइड। ये क्या हो गया, 2 डिग्री से 3 डिग्री अमाइड हो गया एक तरीके से, समझ रहे हैं आप मेरी बात। दिस इज व्हाट अल्काइल थैलामाइड। अब बहुत सारी चीजें हो सकती है इसके आगे, इसके आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, इसके आगे आप इसको NH2 से ट्रीट करा दो तो 5 नंबर से 6 नंबर में चला जाएगा, कुल मिला के स्टोरी हो जाएगी, हमारे पास RNH2 बाहर आ जाएगा। लेकिन द थिंग इज मुझे वापस से मेरा थैलामाइड वापस से चाहिए, समझ रहे, मुझे प्राइमरी एमीन्स बनाना था, बिल्कुल बनाना है, आज भी बनाना है, लेकिन मुझे मेरा थैलामाइड, एक अदर थैलिक एसिड वापस से चाहिए, क्योंकि थैलिक एसिड से हमने ये थैलामाइड बनाया होगा। ये थैलामाइड किससे बना है, थैलिक एसिड से। देखो बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने ये थैलिक एसिड दिया था, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया था, इस थैलिक एसिड से अमोनिया की प्रेजेंस में ट्रीट किया और बाद में हीट कर लिया, तो पहले NH4 पॉजिटिव बन गया और फिर बाद में क्या हुआ, उसी N नेगेटिव में NH4 पॉजिटिव इधर अटैक करके वाटर बाहर निकल गया, तो मेरे पास क्या बन गया इधर, ये थैलिक थैलामाइड बन गया। मुझे थैलामाइड वापस से चाहिए, ठीक है, इस थैलामाइड का नाइट्रोजन इसमें चला जाएगा, मुझे थैलिक एसिड दे दो, मैं और अमोनिया के साथ इसको वापस से थैलामाइड बना दूंगी। एक्चुअली गैब्रियल थैलामाइड अमीन सिंथेसिस इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्यों है, क्योंकि इसमें आपको वापस से आपका सबस्ट्रेट मिल जाता है, ये नाइट्रोजन जरूर प्राइमरी एमीन बनाने में निकल जाता है, लेकिन वापस से थैलिक एसिड बन जाता है, जिससे आपको सिर्फ गैस यूज करनी अमोनिया, और आप वापस से क्या बना लोगे, आपका थैलामाइड। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। जैसे ही आप इसमें हाइड्रोलिसिस करोगे बनने वाला प्रोडक्ट खुद ही देख लो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, इधर एडिशन ऑफ OH और उस पर एडिशन ऑफ H, R इन पर, इधर एडिशन ऑफ OH और उस पर H का एडिशन, तो ये बन जाएगा RNH2। दैट इज अगेन प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। चेक कर लो एक बार इसको, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स, गैब्रियल थैलामाइड अमीन सिंथेसिस। नोट कर लो फटाफट।
लिख लिया बेटा यहाँ तक? चलिए अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब इसके आगे की जितनी भी प्रिपरेशन है वो कल वाली क्लास में कंप्लीट भी कर लेंगे। अमीन सब ज्यादा बचा नहीं है, अमीन इसको कंप्लीट करके और फिर कल हम बायोमोलिक्यूल्स शुरू कर देंगे। ठीक है, टुमारो विल बिगिन विद बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलिए अभी मैं लेक्चर को यहाँ पर एंड कर दूंगी।